हम अलग अलग प्रक्रम में गैस के प्रसार में किए गए कार्य की गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम समतापी प्रक्रम लेते हैं। समतापी प्रक्रम क्या होता है? जिसमें पूरे प्रक्रम में, पूरी प्रक्रिया में ताप एक समान हो। मतलब जब हम गैस को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में ले जाते हैं तो उस समय उसका ताप एक समान रहता है। इसका ग्राफ किस प्रकार बनेगा? यदि हम पीवी आरेख बनाएं, एक्स अक्ष में V लेते हैं, वाई अक्ष में P लेते हैं, तो उसका ग्राफ तो वैसे ही बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर घटाने से वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा। पर समतापी प्रक्रम में जो पीवी वक्र का ढाल होता है वो कम होता है। अब मान लीजिए आरंभिक स्थिति में गैस M से दर्शाया जा रहा है और इसका आयतन V1 है और प्रेशर P1, और अंतिम अवस्था में इस गैस का आयतन V2 है और दाब P2। इस प्रकार यहाँ पर दो अवस्थाएं प्रारंभिक और अंतिम हैं, जिसको M और N से हम दर्शा रहे हैं। एक्चुअली जो समतापी प्रसार होता है वो किस किस स्थिति में हो सकता है? यदि हम एक बेलन लें और उसके अंदर गैस को भरें और वो बेलन का जो दीवार है, पिस्टन है, आधार है, ये सारा कैसा होना चाहिए? चालकी होना चाहिए, और उसमें धीरे धीरे प्रसार किया जाए तो वो प्रसार समतापी होता है। या फिर हम देखें समतापी प्रसार के और उदाहरण हैं, जैसे कि गलनांक पर बर्फ़ का पिघलना, या फिर क्वथनांक पर द्रव्य का वाष्पित होना। ये सारे उदाहरण भी समतापी प्रक्रम के ही हैं। तो यहाँ पर हम गैसों का प्रसार पढ़ रहे हैं, समतापी प्रक्रम में किए गए कार्य की गणना कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमने जो गैस लिया है वो एक ऐसे सिलेंडर, ऐसे पिस्टन में लिया है जिसका आधार और उसकी दीवार और उसका पिस्टन सारा चालकीय है। क्योंकि अगर प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है या फिर ऊष्मा अवशोषित होती है, वातावरण के साथ ऊष्मा के आदान प्रदान के कारण इस पूरी प्रक्रिया में गैस का ताप नियत ही रहेगा। और यदि प्रक्रम समतापी है, पूरी प्रक्रिया में गैस का ताप नियत है, तो ये पूर्ण रूप से बॉयल के नियम का पालन करेगी। और इस आधार पर हम इस गैस का अवस्था समीकरण लिख पाएंगे PV = nRT, जहाँ पर N मोलों की संख्या होती है और R सार्वत्रिक गैस नियतांक होता है। यदि मोलों की संख्या 1 हो तो उस कंडीशन में हम N बराबर 1 लेंगे और ये समीकरण बनेगा PV = RT। अब मान लीजिए प्रसार के दौरान गैस के आयतन में परिवर्तन dV से दर्शाया जा रहा है। तो इस आयतन में छोटा सा परिवर्तन करने के लिए जो किया गया कार्य है, तो इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे dW = P/dV। हमने यहाँ पे गैस की प्रारंभिक अवस्था को M से दर्शाया था और अंतिम अवस्था को N से। यदि एक अवस्था से यानी कि प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में ले जाने के लिए कुल कार्य हम निकालेंगे तो हम लिखेंगे W बराबर इस थोड़े थोड़े कार्य का सबका समाकलन कर देंगे, तो ये हो जाएगा समाकलन ऑफ dW, और यहाँ पर लिमिट लगाएंगे M से लेकर N तक, क्योंकि प्रसार हो रहा है प्रारंभिक अवस्था M से लेकर अंतिम अवस्था N तक। यहाँ dW का फॉर्मूला लिखेंगे तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ M से लेकर N तक P/dV। और इस अवस्था समीकरण से हम देखें PV = RT है, तो यहाँ से P बराबर हो जाएगा RT/V। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला बन जाएगा W = RT/V/dV। अब यहाँ पर जो समाकलन हो रहा है किसके सापेक्ष हो रहा है? आयतन के सापेक्ष। तो यहाँ पे आरंभिक स्थिति में आयतन कितना लिया था हमने? V1, और अंतिम स्थिति का आयतन था V2। तो समाकलन की सीमा हो जाएगी V1 से लेकर V2। अब यहाँ पर R जो है वो सार्वत्रिक गैस नियतांक है, यानी कि कांस्टेंट है, तो वो समाकलन से बाहर हो जाएगा। T ये भी समाकलन से बाहर हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि ये समतापी प्रक्रम है और पूरी प्रक्रिया में t नियत है, इसलिए इसको हम समाकलन से बाहर कर दिए। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा W बराबर RT समाकलन V1 से लेकर V2 dV अपॉन V। मतलब अब हमको 1/v का समाकलन करना है dV के सापेक्ष, और हम जानते हैं 1/x dx का समाकलन होता है log x। तो बस वही फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे। तो ये हो जाएगा W बराबर RT 1/v का समाकलन हो जाएगा log v, और इसकी लिमिट लगाएंगे हम लोग V1 से लेकर V2। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि log दो तरीके से लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने बेस में e लिखा है, यानी कि एक्सपोनेंशियल लॉग हम यहाँ पर ले रहे हैं, और यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे हम। तो W बराबर होगा RT log बेस e V2 माइनस log बेस e V1। अब यहाँ पर हम log की प्रॉपर्टी लगाएंगे। log m माइनस log n होता है log m डिवाइडेड बाई n। तो यहाँ पर ये हो जाएगा W बराबर RT log e V2 अपॉन V1। अब ये log एक्सपोनेंशियल लॉग था, अब इसको हम लोग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा W बराबर 2.303 RT log बेस 10 V2 अपॉन V1। और यदि हम अवस्था समीकरण को देखें PV इक्वल टू RT, तो यहाँ से R जो सार्वत्रिक गैस नियतांक है वो भी कांस्टेंट है, यहाँ पे ताप है वो भी कांस्टेंट है। इसका मतलब जो आयतन और दाब में परिवर्तन हो रहा है वो कुछ इस प्रकार हो रहा है कि वो हमेशा नियत ही रहेगा। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं समतापी प्रक्रम के लिए P1V1 इक्वल टू P2V2 इक्वल टू RT। ये दोनों अवस्थाओं के दाब और आयतन को जब हमने गुणा किया है तो वो हमेशा एक नियत राशि ही बनेगी जो कि R और T के गुणनफल के बराबर होगी। तो इस समीकरण से हम लिख सकते हैं P1V1 बराबर P2V2, या फिर P1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 अपॉन V1। तो जो कार्य का समीकरण हमें प्राप्त हुआ था उसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। W बराबर 2.303 RT log बेस 10 P1 अपॉन P2। अब इन दोनों को समीकरणों को कंपेयर करते हैं हम। ये आयतन के रेस्पेक्ट में लिखा गया है और ये दाब के रेस्पेक्ट में लिखा गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं log V2 अपॉन V1 है, और दूसरे समीकरण में देख रहे हैं log P1 अपॉन P2 है। तो यहाँ पर आयतन और दाब का जो संबंध है वो व्युत्क्रमानुपाती का है, इसलिए समीकरण में इस तरीके से चेंजेस आए हैं। और यही समीकरण यदि n मोल ऑफ गैस के लिए लिखा जाता तो यहाँ पर सिंपली हम दोनों ही समीकरणों में n गुणा कर देते। तो ये समीकरण इस प्रकार बन जाता W बराबर 2.303 n RT log 10 V2 अपॉन V1, W बराबर 2.303 n RT log 10 P1 अपॉन P2। और ये दोनों ही समीकरण समतापी प्रसार में गैस के द्वारा किए गए कार्य को दर्शाते हैं। अब हम गैस के प्रसार में किए गए कार्य की गणना करेंगे जबकि ये प्रसार रुद्धोष्म हो। हम जानते हैं कि रुद्धोष्म प्रसार में ऊष्मा की मात्रा पूरे प्रक्रिया में नियत रहेगी। रुद्धोष्म प्रसार में ऊष्मा का आदान प्रदान वातावरण के द्वारा सिस्टम से नहीं होता है। माना कि एक गैस एक ऐसे सिलेंडर और पिस्टन में भरी हो जिसकी दीवार और पिस्टन सारे कुचालक हैं, तभी तो उसमें से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। और ऐसी प्रक्रिया में जब हम प्रसार या फिर गैस का संपीड़न करते हैं जिसमें कि ऊष्मा नियत रहे, तो हमको पिस्टन को उस बेलन के अंदर, उस सिलेंडर के अंदर तेजी से चलाना होगा जिससे कि ऊष्मा के आदान प्रदान के लिए कोई जगह ही ना बचे। पहले तो मैंने बोला कि ये सिलेंडर और पिस्टन कुचालक होंगे, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो पूर्ण रूप से कुचालक हो। हम कितनी भी कोशिश करें तो थोड़ी सी ऊष्मा उसमें से लीक हो जाती है। जैसे हम एक थर्मस का एग्जाम्पल लेते हैं जिसको हम एक विलगित निकाय लेते हैं जिसमें कि ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो,
क्योंकि हम जैसे थर्मस के अंदर चाय या कॉफ़ी या गर्म पानी रखते हैं तो काफ़ी देर तक गर्म रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो लाइफ टाइम ही गर्म रहे। धीरे धीरे उसमें से ऊष्मा का आदान प्रदान वातावरण के साथ शुरू हो जाता है और गर्म चीज़ ठंडी हो जाती है, या आपने ठंडा शरबत डाला है तो वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है। इसका मतलब कोई भी निकाय को हम लें तो वो पूर्ण रूप से कुचालक नहीं होती। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इस पिस्टन को जिसमें कि गैस भरा है सिलेंडर में, उसको हमको तेज़ी से चलाना है ताकि ऊष्मा के आदान प्रदान का कोई मौका ही ना मिले। और इस तरीके से हम एक रुद्धोष्म प्रसार को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके विपरीत ठीक अगर हम समतापी प्रक्रिया में देखें तो वहाँ पर अगर गैस इसी सिलेंडर और पिस्टन में भरी हो तो हम पूरे सिलेंडर पिस्टन को चालक लेते हैं और यहाँ पर हम बहुत ही धीरे धीरे पिस्टन को सिलेंडर के अंदर चलाते हैं, चाहे उसमें प्रसार करना हो चाहे संपीड़न करना हो, ताकि यहाँ पर ऊष्मा का आदान प्रदान आसानी से वातावरण के साथ हो जाए, जिससे कि उस सिलेंडर के अंदर भरी गैस का तापमान पूरे प्रक्रिया में एक समान रहे। साथ ही रुद्धोष्म प्रक्रिया में एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, जब हम संपीड़न कर रहे हैं, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो तापमान पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तापमान इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि उस गैस में ऊष्मा का आदान प्रदान तो नहीं हो रहा है, तो उस गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसके कारण उसका तापमान बढ़ जाएगा। और जब हम उसका प्रसार करते हैं, प्रेशर को कम करते हैं, आयतन बढ़ जाता है, उस कंडीशन में उस गैस के अंदर ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होने के कारण उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी और उसका तापमान भी कम हो जाएगा। तो यदि इसका हम सूचक आरेख बनाएं या फिर पीवी आरेख बनाएं तो वो कुछ इस प्रकार नज़र आएगा। हमने एक्स एक्सिस में हम आयतन लिए हैं और वाई अक्ष में हम लिए हैं दाब। अब स्टार्टिंग में जब प्रेशर अधिक है, वॉल्यूम कम है, उस समय तापमान भी अधिक होगा। अब धीरे धीरे हम प्रसार कर रहे हैं, तो प्रसार कैसे होगा? हम प्रेशर को डिक्रीज़ करते जा रहे हैं और इस प्रसार में तापमान भी कम हो जाएगा। तो ये ग्राफ जो है ये इस प्रकार का वक्रीय होगा। समतापी प्रसार में भी कुछ ऐसा ही वक्र हमको मिला था, पर दोनों ही वक्र में क्या फ़र्क है? समतापीय वक्र का जो ढाल था वो कम था, पर रुद्धोष्म प्रक्रिया में जो आरेख हमको प्राप्त होगा उसका ढाल अधिक होगा। समतापी प्रसार में गैस बॉयल के नियम का पालन करते हैं, यानी कि हम वहाँ पर लिखते हैं PV इक्वल टू नियतांक। लेकिन रुद्धोष्म प्रसार में गैस बॉयल के नियम का पालन नहीं करते और वहाँ पर हम फॉर्मूला लिखते हैं PV पावर गामा बराबर नियतांक। अब यहाँ पर एक गामा, ये एक नया टर्म आ गया। ये गामा गैस के मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है। अब ये विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? किसी भी गैस के इकाई द्रव्यमान को इतनी ऊष्मा दी जाए कि उसके तापमान में इकाई वृद्धि हो जाए, तो उस ऊष्मा की मात्रा को हम कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। और ये विशिष्ट ऊष्मा दो स्थिति में दी जा सकती है, यदि हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें या फिर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें। जब यही ऊष्मा इकाई द्रव्यमान के गैस को इकाई वृद्धि करने के लिए दी जाए, जबकि प्रेशर नियत हो, उसका दाब नियत हो, तो ये कहलाती है CP, यानी कि नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन जब हमने आयतन को नियत रखा है तो इकाई द्रव्यमान के गैस में इतनी ऊष्मा दी जाए कि उसके तापमान में इकाई वृद्धि हो, तो ये ऊष्मा कहलाती है नियत आयतन की विशिष्ट ऊष्मा, यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
जिसको हम CV से दर्शाते हैं, और इस CP और CV के अनुपात को ही हम गामा से दर्शाते हैं। और एयर के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन में इस गामा का मान 1.4 होता है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर CP अधिक होगा या CV अधिक होगा? मतलब निश्चित दाब पर किसी भी इकाई द्रव्यमान के गैस के ताप में इकाई वृद्धि करने के लिए दी गई ऊष्मा अधिक होगी, या फिर निश्चित आयतन में इकाई द्रव्यमान के गैस में इकाई वृद्धि करने के लिए दी गई ऊष्मा अधिक होगी? जब हम निश्चित दाब में गैस को ऊष्मा देते हैं तो सबसे पहले तो यह ऊष्मा दाब के विरुद्ध कार्य करेगी, क्योंकि प्रेशर को नियत रखना है। अब जब हम ऊष्मा दे रहे हैं तो ये ऊष्मा उस प्रेशर के विरुद्ध कार्य करेगी और धीरे से इस गैस का आयतन भी बढ़ेगा। और ऊष्मा देते जा रहे हैं मतलब ताप बढ़ेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा गैस की बढ़ते जाएगी। मतलब जो हमने ऊष्मा दी वो 3 चीज़ों में व्यय हुई। पहले तो प्रेशर के विरुद्ध कार्य करने में, उसके आयतन को बढ़ाने में, तीसरा उसकी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में। लेकिन जब हम निश्चित आयतन में गैस को ऊष्मा देते हैं तो वह ऊष्मा केवल गैस की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाती है। इसका मतलब निश्चित दाब में इकाई द्रव्यमान के गैस में इकाई वृद्धि ताप की करने के लिए हमको ज़्यादा ऊष्मा देनी होगी यदि हम कंपेयर करें निश्चित आयतन से। तो यहाँ पर निश्चित रूप से CP का मान CV से अधिक होता है। ये तो चर्चा थी CP और CV की, जिसके अनुपात को हम गामा से दर्शाते हैं। अब हम देखेंगे कि रुद्धोष्म प्रसार में किया गया कार्य कितना होगा। इसके लिए हम ये ग्राफ को देखते हैं। इस प्रकार का हमको PV आरेख मिल रहा है। मान लीजिए P दाब देने में गैस के आयतन में dV प्रसार हो रहा है। इसका मतलब गैस द्वारा किया गया कार्य dW बराबर होगा P इंटू dV, जिसको यदि हम इस ग्राफ से देखें तो इस पट्टी के द्वारा दर्शाया गया है। ये जो पतली सी पट्टी है, मतलब आयतन में हम देखें A' B', ये है आयतन में परिवर्तन, जिसको हम दर्शा रहे हैं dV से। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये लगभग कर्व जो है A से लेकर B, वो कर्व ना रहकर, क्योंकि छोटा सा एरिया हमने कंसिडर किया है, तो ये एक सरल रेखा के रूप नज़र आ रहा है, जहाँ पर हम मान सकते हैं कि दाब नियत है। हमें पूरे प्रसार में गैस द्वारा किया गया कार्य निकालना है। गैस की आरंभिक अवस्था M है और उसकी अंतिम अवस्था N है। M में प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1, जबकि अवस्था N में प्रेशर है P2, वॉल्यूम है V2 और ताप है T2। तो यहाँ पर गैस को इसकी प्रारंभिक अवस्था M से N तक पहुँचाने में गैस द्वारा किया गया कुल कार्य, ये समाकलन होगा dW का। तो हम लिखेंगे W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dW, जहाँ पर इस इंटीग्रेशन की सीमा होगी M से लेकर N तक, क्योंकि हमने गैस को M अवस्था से N अवस्था तक पहुँचाया है। अब dW का मान यदि हम देखें तो ये होता है PdV, तो यहाँ मैं लिखूँगी W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ PdV। अब जब यहाँ पर इंटीग्रेशन dV के सापेक्ष हो रहा है, यानी कि आयतन के सापेक्ष हो रहा है, तो वहाँ पर हम लिमिट को चेंज करेंगे और आयतन आरंभिक स्थिति का V1 था और अंतिम स्थिति का था V2, तो उसकी सीमा हो जाएगी V1 से लेकर V2। यहाँ पर हम किए गए कार्य की गणना करने के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे। हम जानते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रिया में गैस बॉयल के नियम का पालन नहीं करती, बल्कि प्रेशर और आयतन के बीच में कुछ इस तरह का समीकरण होता है, PV पावर गामा इक्वल टू K। यदि हम V को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो उसके पावर में जो साइन है वो चेंज हो जाएगा
और इसलिए हमने यहाँ लिखा v पावर माइनस गामा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यही मान को पुट अप कर देते हैं। तो w बराबर इंटीग्रेशन, सीमा लगेगी v1 से लेकर v2 के v पावर माइनस गामा dv। अब k तो यहाँ पर नियतांक है, इसलिए समाकलन के बाहर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे w बराबर k v1 से लेकर v2 इंटीग्रेशन के अंदर होगा v माइनस गामा dv। अब यहाँ पर ये समाकलन तभी संभव है जब हम यहाँ पे समाकलन का सूत्र लगाएं। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx, जो कि होता है x पावर n+1 अपॉन n+1। तो इसी सूत्र के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे, जहाँ पर n बराबर हम लेंगे माइनस गामा। तो इंटीग्रेशन करने पर हमको मिलेगा w बराबर k v पावर माइनस गामा +1 अपॉन माइनस गामा +1, और यहाँ जो लिमिट है वो v1 से लेकर v2 है। अब ये गामा है और 1 ये तो नियतांक है, तो इसको हम ब्रैकेट से बाहर ले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में होगा w बराबर k अपॉन 1 माइनस गामा, ब्रैकेट के अंदर v पावर माइनस गामा +1, लिमिट लगेगी v1 से लेकर v2। अब यहाँ पर जब लिमिट पुट करेंगे तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये होगा w बराबर k अपॉन 1 माइनस गामा, ब्रैकेट के अंदर अपर लिमिट v2 है तो v2 माइनस गामा +1 माइनस v1 पावर में माइनस गामा +1। अब इस नियतांक k को हम दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो w बराबर k v2 पावर माइनस गामा +1 माइनस k v1 पावर माइनस गामा +1 अपॉन 1 माइनस गामा। अब जैसा कि रुद्धोष्म प्रक्रिया में आयतन और दाब का समीकरण होता है p v पावर गामा बराबर k, तो यहाँ पर हम दो अलग अलग अवस्थाओं के लिए लिख सकते हैं p1 v1 पावर गामा बराबर p2 v2 पावर गामा बराबर k। तो इस k के जगह अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका मान रख देंगे। तो w बराबर होगा p2 v2 पावर गामा v2 पावर माइनस गामा +1 माइनस p1 v1 पावर गामा v1 पावर माइनस गामा +1 अपॉन 1 माइनस गामा। अब ये v2 पावर गामा और v2 पावर माइनस गामा +1, इनमें दोनों के बेस सेम है v2, तो जब इनके पावर को हम ऐड करेंगे तो गामा माइनस गामा +1 हो जाएगा, और कुल मिला के इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो v2 के पावर में केवल 1 मिलेगा। वैसे ही v1 को भी सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे गामा माइनस गामा +1 होगा, जिसके कारण ये भी कैंसिल हो जाएगा गामा और गामा, और यहाँ पर हमको पावर में v1 के मिलेगा 1। तो नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करने के बाद हमको मिलेगा w बराबर p2 v2 माइनस p1 v1 अपॉन 1 माइनस गामा। अब अवस्था समीकरण जो कि प्रेशर, वॉल्यूम और ताप के बीच में संबंध दर्शाता है वो है pv बराबर RT। यहाँ पर दोनों ही अवस्था m और n इनके ताप अलग अलग हैं, इसलिए हम लिखेंगे P1 V1 बराबर RT1, और वैसे ही n अवस्था के लिए P2 V2 बराबर RT2। ये मान रखने पर हमें मिलेगा W बराबर RT2 माइनस RT1 अपॉन 1 माइनस गामा। ये समीकरण हमको प्राप्त हुआ है। अब ये बताइए T1 और T2 में कौन अधिक होगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि रुद्धोष्म प्रसार में ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो पाता, इसलिए जब गैस कंप्रेस्ड होगा, मतलब जब उसका आयतन कम होगा, प्रेशर अधिक होगी, उस कंडीशन में तापमान भी अधिक होगा, और जब प्रसार होगा प्रेशर कम हो जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा, उस कंडीशन में तापमान
कम हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर T1 का मान T2 से अधिक होगा। तो इस समीकरण को अब हम चेंज करेंगे। चूँकि T1 T2 से अधिक है तो इसको हम रिवर्स कर कर लिखेंगे। रिवर्स इसमें करने के लिए फिर वही कुछ गणितीय कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पर। तो माइनस साइन बाहर लिखकर अगला स्टेप लिखेंगे, W बराबर माइनस आर T1 माइनस T2 अपॉन 1 माइनस गामा। और इस माइनस साइन को हटाने के लिए या माइनस साइन को हम नेक्स्ट स्टेप में नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो W बराबर आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। और ये समीकरण रुद्धोष्म प्रसार में गैस द्वारा किए गए कार्य को दर्शाता है। यदि हम सूचक आरेख को देखें तो इस गैस के आयतन में जब हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया, जिसको हम लोग A' और B' से दर्शा रहे हैं, उस कंडीशन में किए गए कार्य को हमने dW बराबर PdV लिया। अब इसी आरेख के अनुसार यदि हम देखें तो dW बराबर हो जाएगा प्रेशर और आयतन में परिवर्तन। यहाँ पे प्रेशर जो है इस वक्र में एक नियत होगा इस AB हिस्से के लिए, क्योंकि ये हमने बहुत ही थोड़ा सा परिवर्तन लिया है। तो यहाँ पर ये वक्र जो है वो लगभग उसका ढाल 0 हो चुका है और ये एक स्ट्रेट लाइन को दर्शा रहा है, जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि प्रेशर नियत है। तो ये नियत प्रेशर किससे दर्शाया जाएगा? A' से। और यहाँ पर जो परिवर्तन है आयतन में वो दर्शाया जाएगा A' B'। तो हमने लिखा dW बराबर A' इंटू A' B'। और यदि इस वक्र को देखें तो ये लंबाई और चौड़ाई है इस आयत AB B' A' की। इसका मतलब ये इस आयत के क्षेत्रफल को दर्शाता है। तो जो छोटा सा कार्य या थोड़ा सा कार्य हमने गैस के थोड़े से प्रसार में किया, वो इस बंद वक्र AB B' A' के द्वारा दर्शाया जाएगा। लेकिन जब हम कुल कार्य की गणना करेंगे, इसका मतलब हम dW का समाकलन करेंगे m से लेकर n तक, प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक। तो अब इस वक्र का जो आयतन के साथ क्षेत्रफल हो रहा है, ये पूरा क्षेत्रफल कार्य को दर्शाएगा। मतलब अब जो कार्य है वो बंद वक्र m n n' m' और m का क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रकार हम रुद्धोष्म प्रसार में सूचक आरेख के द्वारा भी किए गए कार्य की गणना कर सकते हैं। अब हम चक्रीय प्रक्रिया में गैस के प्रसार में किए गए कार्य की गणना करेंगे। चक्रीय प्रक्रिया क्या होती है? इस प्रक्रम में गैस जिस अवस्था से शुरू होता है वो विभिन्न अवस्थाओं को पार करने के बाद भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम चक्रीय प्रक्रिया कहते हैं। यदि इसका हम PV आरेख देखें, जिसमें हमने x अक्ष में आयतन बनाया है और y अक्ष में दाब बनाया है, तो जब हम गैस का प्रसार कर रहे हैं और इस प्रसार में आरंभिक अवस्था m है, प्रसार के बाद अंतिम अवस्था n है, तो इसे हमने इस वक्र MAN के द्वारा दर्शाया है। अब विभिन्न अवस्थाओं से होते हुए ये m से लेकर n तक पहुंचा, यहाँ पर गैस का प्रसार हुआ। अब इस प्रक्रिया में जब गैस का प्रसार हुआ तो गैस के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? वो इस वक्र MAN और आयतन अक्ष के बीच का क्षेत्रफल होगा। तो हम इस गैस के प्रसार में किए गए कार्य को दर्शाएंगे m एक्सपेंशन। प्रसार हो रहा है इसलिए मैंने EXP लिख दिया है, बराबर ये जो बंद वक्र बनेगा MAN n' m' m, इस बंद वक्र का क्षेत्रफल। अब गैस को वापस उसी अवस्था में पहुंचाना है, यानी कि उसकी प्रारंभिक अवस्था m में।
तो अब गैस का संपीड़न किया जाएगा। अब गैस का संपीड़न किया जा रहा है और इसको हम वक्र से दर्शा रहे हैं NBA। अब इस संपीड़न में गैस पर किया जाएगा कार्य, तो गैस पर किया गया कार्य इस वक्र NBN और आयतन अक्ष के बीच का क्षेत्रफल होगा। तो इसको हम दर्शाएंगे W कंप्रेशन, संपीड़न हो रहा है इसलिए मैंने COM लिख दिया, बराबर बंद वक्र N डैश M डैश M B N, ये क्षेत्रफल। अब चूंकि गैस M से लेकर N तक पहुंचा, पहले प्रसार हुआ, फिर N से लेकर वापस M तक पहुंचा जहां पर संपीड़न हुआ। इसका मतलब गैस अब अपनी वापस प्रारंभिक अवस्था में पहुंच चुका है और ये प्रक्रिया साइक्लिक है, चक्रीय है। तो अब इस चक्रीय प्रक्रिया में किया गया कुल कार्य कितना होगा? इस चक्रीय प्रक्रिया में कुल कार्य गैस द्वारा किया गया कार्य प्रसार में और गैस पर किया गया कार्य संपीड़न में, इसका परिणाम होगा। इसलिए हम लिखेंगे W बराबर W एक्सपेंशन माइनस W कंप्रेशन। प्रसार में गैस द्वारा कार्य हो रहा है इसलिए हम उसको धनात्मक लिए हैं। संपीड़न में गैस पर कार्य हो रहा है इसलिए हम इसको माइनस लिखे हैं। और यहाँ पर क्षेत्रफल के अनुसार देखें इस PV आरेख से, तो हम लिखेंगे W बराबर बंद वक्र MAN N डैश M डैश N का क्षेत्रफल माइनस बंद वक्र N डैश M डैश M B N, इस बंद वक्र का क्षेत्रफल। और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको ये जो चक्रीय प्रक्रिया में MAN है इसका क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे W बराबर इस चक्रीय लूप MAN का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार हम PV आरेख के द्वारा इस चक्रीय प्रक्रिया में कुल कार्य की गणना कर सकते हैं।